हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आपने कभी पॉपकॉर्न ब्रेन के बारे में सुना है? मतलब माइक्रोवेव में मौजूद पॉपकॉर्न्स की तरह दिमाग का काम करना। ये दिमागी हालत हम सबके साथ कभी ना कभी जरूर रही है, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक ये कंडीशंस अब लगातार बढ़ती जा रही है। हो सकता है ये वीडियो देखते वक्त भी बहुत से लोग अनजाने में पॉपकॉर्न ब्रेन जैसा महसूस कर रहे हों। दरअसल पॉपकॉर्न ब्रेन साइकोलॉजिकल टर्म है जिसे 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर डेविड लेवी ने इंट्रोड्यूस किया था। एग्जाम्पल के तौर पर ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते वक्त आपको अचानक से याद आता है कि आप अपने घर के किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को स्विच ऑफ करना भूल गए हैं, या फिर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आपने अपना फोन उठाया और अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि आपके किसी फेवरेट प्रोडक्ट पर ऑफर है और आप वो इंपॉर्टेंट काम भूलकर प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में बिजी हो जाते हैं। आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं और मीटिंग में हो रहे डिस्कशन को छोड़कर उस दिन इंटरनेट पर देखे किसी वीडियो या इन्फॉर्मेशन के थॉट्स में खो जाते हैं। जब तक वापस अपना फोकस हासिल करते हैं तब तक प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है। जिस काम के लिए फोन उठाया था उस काम को करने का वक्त निकल चुका है और इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म हो जाती है। इसे ही साइकोलॉजी की दुनिया में कहते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन, यानी वो मेंटल कंडीशन जिसमें आपके थॉट्स स्कैटर्ड है, ख्याल बिखरे हुए हैं। माइक्रोवेव में किसी पॉपकॉर्न की तरह आपके थॉट्स भी इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं। सुनने में कई बार लगता है इससे तो क्या ही नुकसान होगा, बस कभी कभी ध्यान भटक जाता है और कभी कभी होना शायद इतना बड़ा इशू भी नहीं। लेकिन स्टडी के मुताबिक इसे ही कहते हैं हमारे कॉग्निटिव फोकस का लूज होना, जो अब ज्यादातर लोगों के साथ बार बार हो रहा है और इसके नुकसान भी देखे जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होना। और इंफॉर्मेशन ओवरलोड सीधे कनेक्टेड है सोशल मीडिया से और उससे होने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज से, जैसे पुअर डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप इश्यूज, फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्ट एंड लोनलीनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। अब ऐसी कंडीशन में हम मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए अनजाने में कई बार सोशल मीडिया ऐप्स का ही सहारा लेते हैं, जैसे पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट को लेकर कोई ऐप जो ये दावा करती है कि इसके जरिए आप अपने बारे में बेहतर जान सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल टास्क से जुड़ी कोई ऐप जो हमें हमारे बारे में बेहतर महसूस कराए। और ये ऐप्स जान लेती हैं हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हम फिर एक बार सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस जाते हैं और ठीक होने की बजाय हम कई बार वही सोचने लगते हैं, अपने बारे में वही सच मानते हैं जो ये ऐप्स हमसे कहती हैं। और ऐसी ही ऐप ने 87 मिलियन अमेरिकन्स का पर्सनल डेटा चुराया और इस स्कैंडल को कहा गया फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका कंट्रोवर्सी। आज बात इसी पर। नवंबर 2016 में अमेरिका में इलेक्शंस हुए और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलारी क्लिंटन को हराया। लेकिन कुछ वक्त बाद सोशल मीडिया जाइंट फेसबुक पर इल्जाम लगा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में मदद की और ये हेल्प फ्रॉड के जरिए की गई है। इसी इल्जाम के साथ शुरू हुई सोशल मीडिया के सबसे बड़े स्कैंडल के खुलासे की शुरुआत। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती गई, स्कैंडल में नए लोगों का नाम जुड़ता गया। अब सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन, कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े। फेसबुक पर इल्जाम लगा कि उन्होंने अपने 87 मिलियन यूजर्स का पर्सनल डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी को बेचा है और इसी कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल कैंपेन के लिए काम किया। सबसे पहले जानते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक ब्रिटिश डेटा कंपनी है। ये एक प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत की स्टीव बैनन नाम के इंसान ने। स्टीव बैनन कैम्ब्रिज एनालिटिका के वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर्स रह चुके हैं। स्टीव बैनन ने अमेरिका के बिलियनियर रिबाका और रॉबर्ट मर्सर से मुलाकात की। ये दोनों अमेरिका के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े डोनर्स हैं, वही रिपब्लिकन पार्टी जिससे जुड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो स्टीव बैनन ने रेबेका और रॉबर्ट मर्सर को पॉलिटिकल फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका को फंड देने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद स्टीव बैनन डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर भी रहे। हालांकि 2017 में उन्हें फायर कर दिया गया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर 2 इल्जाम लगाए गए। एक कि उन्होंने 2016 में यूएस इलेक्शन के दौरान वोटर्स का बिहेवियर इन्फ्लुएंस किया डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए, और दूसरा कि ब्रेक्जिट के दौरान, यानी जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाह रहा था, तब भी इसकी वोटिंग के लिए उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया ताकि ब्रिटेन को अलग किया जा सके। अब बात आती है कि पूरी कहानी सामने कैसे आई। तो ये है कैम्ब्रिज एनालिटिका के फॉर्मर एम्प्लॉय क्रिस्टोफर विल।
विली ने ही पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में ये कहकर शोर मचाया कि किस तरह कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 87 मिलियन अमेरिकन लोगों का डेटा लेकर उनका ब्रेन वॉश किया। अब ब्रेन वॉश कैसे किया गया? ब्रेन वॉश करने के लिए उन्होंने उनकी फेसबुक सर्फिंग हिस्ट्री निकाली, वो किस तरह का कंटेंट फेसबुक पर देखते हैं, उनके किस तरह के दोस्त हैं, किस तरह के लोगों से चैट होती है, ये सब डेटा निकाला और उनके अकाउंट पर इस तरह की चीज़ें उन्हें दिखाई गई, इस तरह की पोस्ट उन्हें दिखाई गई जिससे वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करे, उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करे। कुल मिलाकर फेसबुक के जरिए वो इन्फॉर्मेशन वोटर्स को लगातार दी गई जिसके जरिए उनकी सोच को कैप्चर कर डोनाल्ड ट्रंप को बेहतर कैंडिडेट बनाने के लिए यूज किया जा सके। विली ने कहा कि फेसबुक डेटा के जरिए ही डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल कैंपेन डिजाइन किया गया। फेसबुक के जरिए पता लगाया जाता था कि किस जगह पर किस तरह के लोग ज्यादा हैं, वहाँ के लोगों तक कब और किस दिन पहुँचना है, वहाँ जाकर उनका ब्रेन वॉश कैसे करना है, किन इश्यूज पर बात करनी है। इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की रैलीज कंडक्ट की गई। सोशल मीडिया पर हम जब भी कोई ऐप यूज करते हैं, मान लीजिए फेसबुक पर कोई गेम खेलते हैं, जैसे एक वक्त फार्मविल और कैंडी क्रश जैसे गेम काफी फेमस थे। जब हम इस तरह के गेम खेलते हैं तो कई बार ये ऐप्स हमारा डेटा ले लेती हैं। और किस तरह का डेटा लेती हैं? इन ऐप्स को हमारा नाम पता चल जाता है। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें लोकेशंस भी पता चल जाती है, हमारी ईमेल आईडी भी इन ऐप्स के पास चली जाती है और कई बार फ़ोन नंबर भी शेयर हो जाता है। हालांकि फेसबुक अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कहता है कि हम बहुत ही कम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन फेसबुक पर इस बार इल्ज़ाम लगा था कि फेसबुक ने थर्ड पार्टी ऐप्स को जानबूझकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने यूज़र से जुड़े बहुत सा डेटा एक्सेस करने की और डेटा को चुराने के प्रोसेस में कई नाम शामिल हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2016 में थे, लेकिन इसकी प्रिपरेशन 2014 से ही स्टार्ट हो गई थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक ऐप बनाने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रशियन अमेरिकन प्रोफेसर अलेक्जेंडर कोगान को हायर किया। कोगान ने फेसबुक यूजर्स का डेटा लेने के लिए एक क्विज ऐप बनाई। क्योंकि कोगान एक साइकोलॉजिस्ट थे, इसीलिए वो जानते थे कि किस तरह के सवालों से लोगों की साइकोलॉजी को जज किया जा सकता है और उन्हें मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। कहने के लिए ये क्विज ऐप थी जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस के जरिए अपनी पर्सनालिटी के बारे में जान सकते थे। ऐप का नाम था दिस इज योर डिजिटल लाइफ। कोगान ने जिस ऐप को डिजाइन किया उसे लगभग 2,70,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया। इस ऐप को डाउनलोड करते ही ऐप्स की सेटिंग ने यूजर्स के डेटा कलेक्ट करने की परमिशन दे दी। सिर्फ यूजर्स की नहीं बल्कि उनकी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं, उनसे जुड़े जो भी लोग थे, उनकी इन्फॉर्मेशन भी लीक हुई। इसलिए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा चुराया। कोगान की खुद की कंपनी है ग्लोबल साइंस रिसर्च। रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी को $1 मिलियन दिए गए इस काम को करने के लिए। कोगान और उनकी कंपनी ने न सिर्फ ऐप के जरिए ही लोगों का डेटा निकाला, बल्कि उन्होंने कुछ फेसबुक यूजर्स को पैसे ऑफर किए कि उन्होंने जो क्विज तैयार किया है, जो सर्वे फॉर्म तैयार किया है, उसे बाकी लोगों से भी फिल करवाएं और इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलेंगे। तो इस तरह उन्होंने लोगों से फेसबुक के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पर्सनल डिटेल ले ली। ये सारा डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका को दे दिया गया। अब कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस डेटा का यूज़ किया लोगों की पर्सनालिटी प्रोफाइल बनाने में, कि वो लोग किस तरह की कॉन्वर्सेशन या डिबेट फेसबुक पर करते हैं और कौन से इश्यूज़ पर वो बात करना चाहते हैं, किस लोकेशन पर किस तरह के लोग हैं, उनके बीच डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए किस तरह का कंटेंट पिच करना है। कुल मिलाकर इस इंफॉर्मेशन को चुराकर 87 मिलियन यूजर्स की एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई गई और फिर उन्हें उसी तरह के एड्स दिखाए गए जो ट्रंप को फेवर करते थे, ताकि उनके थॉट्स को कैप्चर किया जा सके और यूजर्स को पता भी ना लगे कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। जब इस सारे स्कैंडल का खुलासा हुआ तो 2001 से 2013 तक FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर रहे रॉबर्ट म्यूलर को इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल काउंसिल बनाई। लेकिन रॉबर्ट म्यूलर की इन्वेस्टिगेशन में भी कई लूप होल्स दिखाई दिए गए। उन पर भी इल्जाम लगा कि उन्होंने जानबूझकर फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल को रशिया के साथ जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका को कहा कि आप अपने डेटा को ऐसे दिखाइए कि ये सब आप रशिया की हेल्प से कर रहे थे और रशिया अमेरिका के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। रॉबर्ट म्यूलर की टीम ने 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 448 पेज की अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट पर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस से सवाल उठाए। डेमोक्रेट्स ने कहा कि रिपोर्ट में इस स्कैंडल को रशिया के साथ जो लिंक करने की कोशिश की गई है उससे जुड़े कोई खास फैक्ट्स नजर नहीं आते हैं। इस केस से जुड़े जो कई मिसकंसेप्शंस हैं उनका आंसर भी ये रिपोर्ट नहीं देती है।
ये भी कहा गया कि रॉबर्ट म्यूलर ने अपनी टेस्टिमनी के दौरान 100 से ज़्यादा सवालों का आंसर देने से मना कर दिया और जिन सवालों का जवाब दिया भी उसमें भी क्लैरिटी नहीं दी। इस पूरे केस पर फेसबुक का रिस्पॉन्स कंफ्यूजिंग रहा। फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग अपने यूजर से अपोलोजाइज करते हुए नजर आए और कहा कि फेसबुक से गलती हुई है और फेसबुक की टीम को डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर और काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डेटा को प्रोटेक्ट करना फेसबुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं तो फेसबुक अपने यूजर्स को डिजर्व नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ फेसबुक ने कहा कि 2015 में ही फेसबुक ने इस ऐप को रिमूव कर दिया था क्योंकि ये ऐप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का डेटा ले रही थी और फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी को वायलेट कर रही थी। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट और डेप्यूटी जनरल काउंसिल पॉल ग्रेवाल ने कहा था कि डेटा को चुराया नहीं गया है, फेसबुक यूजर्स ने अपनी मर्जी से डेटा दिया है। कोई पासवर्ड हैक नहीं हुआ, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैक नहीं हुई, कोई भी सिस्टम इनफिल्ट्रेट नहीं किया गया, यानी फेसबुक इसमें बिल्कुल भी दोषी नहीं है। अलेक्जेंडर कोगान की ऐप को यूजर्स ने अपनी मर्जी से डाउनलोड किया और अपने कंसेंट से उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इसीलिए फेसबुक डेटा ब्रीच के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो फिर जिम्मेदार कौन? ये स्कैंडल सामने भी आया और इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर पर्सनल डेटा के लीक होने को लेकर सवाल लगातार बरकरार है। क्या हम जिम्मेदार हैं जो पहले सोशल मीडिया से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन से खुद को ओवरलोड करते हैं और फिर सॉल्यूशन के लिए भी सोशल मीडिया ऐप्स को ही ढूंढते हैं और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करके सोशल मीडिया के नए ट्रैप में फंस जाती हैं? शायद इसका आंसर है सोशल मीडिया डिटॉक्स। किसी और वीडियो में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।